तो आज के इस वीडियो में अपन एक छोटा सा टॉपिक कवर कर रहे हैं जो कि है ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इसमें अपन ये जानेंगे कि ग्लूकोज कैसे ट्रांसपोर्ट होता है अपने सेल्स में। और ग्लूकोज को दरअसल ट्रांसपोर्टर्स की अलग अलग ट्रांसपोर्टर्स की क्या जरूरत है, क्यों जरूरत है, वो सब कुछ अपन इसमें कवर करेंगे। तो यार ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट सिस्टम में सबसे पहली बात मैं आप लोगों से ये बताना चाहता हूँ कि ग्लूकोज जो है ना वो हाइड्रोफिलिक है। ठीक है ना, वो एक हाइड्रोफिलिक है। तो होता क्या है कि अपनी सेल्स जो होती हैं वो हाइड्रोफोबिक होती हैं। तो मतलब हमें इसे किसी चीज में डाल के इसे फिर ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा। तो हमें ना अलग अलग टाइप के ट्रांसपोर्टर्स की जरूरत होती है। एक्चुअली ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट सिस्टम ना दो टाइप का होता है। एक हमारा ग्लूट होता है, ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए एक ग्लूट होता है। और एक हमारा एसजीएलटी होता है, एसजीएलटी होता है। तो ये दो टाइप के हमारे पास ट्रांसपोर्ट सिस्टम होते हैं। और अब हम दोनों को जानते हैं, ठीक है ना, कि ये क्या क्या होते हैं, इनके टाइप्स क्या है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं ग्लूट की, अगर मैं सबसे पहले बात करूं ग्लूट सिस्टम की, तो ये क्या होता है। पहली बात तो ये 14 टाइप्स का होता है, 14 टाइप्स का होता है, जिसमें से हम 5 कवर करेंगे क्योंकि 5 ही काम के होते हैं, है ना। बाकी के जो हैं वो अभी अपने फिलहाल काम के नहीं है। और जो दूसरी इसके लिए बात है वो ये है कि ये सोडियम इंडिपेंडेंट है, इसको सोडियम की जरूरत नहीं है वर्क करने के लिए। सोडियम इंडिपेंडेंट है और इसको एटीपी की जरूरत नहीं है। अब जरा यहाँ देखो, मैंने कहा कि इसको एटीपी की जरूरत नहीं है, तो ये क्या हुआ। देखो, प्रोटीन चैनल्स तो हैं पर एटीपी की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये कौन सा ट्रांसपोर्ट हुआ, ये हुआ फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट। फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट, चलो इसको हम फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट कह सकते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं एस ग्लूट की, एसजीएलटी। तो ये जो है, ये है सोडियम, सोडियम डिपेंडेंट ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो ये पहली बात, जैसा कि नाम से पता पड़ रहा है कि सोडियम डिपेंडेंट है, इनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए सोडियम की जरूरत है, सोडियम डिपेंडेंट है, पहली बात। दूसरी बात, इनको एटीपी की भी जरूरत है, इनको एटीपी की जरूरत है। तो यार एटीपी की भी जरूरत है, तो ये कौन से हो गए, ये हो गए एक्टिव ट्रांसपोर्ट वाले। एटीपी की जरूरत है इसलिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट वाले हो गए। ठीक है। तो अभी तक हमने क्या देखा कि यार ग्लूकोज था, ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करने के लिए ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। क्यों? क्योंकि ये हाइड्रोफिलिक इन नेचर है। तो इसको अंदर, सेल के अंदर डालने के लिए हमें कोई चैनल चाहिए। दो टाइप के हैं, ग्लूट है और एसजीएलटी। तो ग्लूट जो है वो कैसा होता है, सोडियम इंडिपेंडेंट, उसको सोडियम की जरूरत नहीं है। एटीपी इंडिपेंडेंट और फैसिलिटेड है। और जो एस ग्लूट है, एसजीएलटी है, वो कैसे है, सोडियम डिपेंडेंट है और एटीपी की जरूरत है इसलिए एक्टिव वाले। अच्छा, अब मैं पता है एक ना इनकी ड्राइंग बनाता हूँ, एक ना, तो ना पता नहीं क्यों पर शायद ये याद रखने में हेल्प करे। देखो मैं इसकी ड्राइंग कैसे बना रहा हूँ। मैं अगर ग्लूट की ड्राइंग बनाऊँ तो मैं ऐसे बनाता हूँ, इस टाइप से। लेट्स मेक इट मोर फनी। और मैंने इसमें ना ऐसे सीन लगा दिए, मैंने इसमें सीन लगा दिए। ये रहे इसके हाथ और ये इसके पाँव। तो जरा देखो, मैंने इसके सींग लगाए हैं। इसको स्माइल भी करवाते हैं।
मैंने इसके सींग लगाए, इसका मतलब ये जो इसके हॉर्न्स है ना, अगर इसको लड़ाई करना पड़ी तो ये इन्हीं से मार सकता है, इसे और किसी चीज की जरूरत नहीं है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये यहाँ पे सोडियम और एटीपी के इंडिपेंडेंट है, इसको जरूरत नहीं है। ये इसके लिए इसके सींग ही काफी है लड़ने के लिए। ये एक सिली सा तरीका है, पर याद रह जाए तो अच्छा है। और दूसरी बात, मैं हाथों से बताना चाह रहा हूँ इसकी एफिनिटी। जिसके पास जितने ज्यादा हाथ, उसके पास उतनी ज्यादा एफिनिटी। और यहाँ केएम, केएम वैल्यू जब हम एंजाइम्स की काइनेटिक पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। लेकिन मैं अभी केएम वैल्यू को बस ऐसे बता सकता हूँ कि ये इसके जूते हैं जिससे ये तेज भाग सकता है ना। और ऑब्वियसली अगर कोई बहुत तेज भाग रहा है, अगर कोई तेज भाग रहा है, ध्यान से इस कॉन्सेप्ट को मैं अलग से बता रहा हूँ। अगर कोई तेज भाग रहा है तो ज्यादा चीजें नहीं उठा पाएगा, जो धीमे धीमे चल रहा है वो ज्यादा चीजें उठा पाएगा। तो पता नहीं, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट देके मैं यहाँ पे एक रिलेशन बता रहा हूँ कि केएम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफिनिटी। जितनी ज्यादा एफिनिटी उतना कम केएम, जितना कम केएम उतनी ज्यादा एफिनिटी, इस तरीके से। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे केएम बताया है इसके पैरों से, और हाथों से एफिनिटी बताई है। तो इस तरीके से मैंने इसे बनाया। और अगर मैं एसजीएलटी बनाऊंगा, अगर मैं एसजीएलटी ड्रॉ करूंगा, तो वो मैं कैसे ड्रॉ करूंगा जरा वो देखना। यहाँ पे अपन एसजीएलटी ड्रॉ करते हैं। देखो मैंने एसजीएलटी को कैसे ड्रॉ किया है। ये हमने पहले तो वही फेस बनाया, और मैं इस पे क्राउन लगा रहा हूँ। ये जो क्राउन है ये Na का है, सोडियम, इसे सोडियम की जरूरत है। ठीक है ना। दूसरी बात, मैंने यहाँ पे सींग नहीं लगाया, यहाँ पे हॉर्न्स नहीं लगाया। ठीक है ना। यहाँ पे मैंने हॉर्न्स लगाए थे। तो ये क्या है, सोडियम के इंडिपेंडेंट है। क्या है, सोडियम के इंडिपेंडेंट है, इसे सोडियम की जरूरत नहीं है। ठीक है ना। चलो, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने क्राउन लगाया, इसे सोडियम की जरूरत है। इसके अलावा यहाँ पे मैंने इस तरीके से इसके हाथ बनाए, और वही पैर बनाए। पर मैंने यहाँ पे एक और चीज बनाई, ये देखो, ये साइन इलेक्ट्रिसिटी यानी कि एनर्जी। तो मतलब इसे जरूरत है एनर्जी यानी कि एटीपी इसकी। तो ये एक ऐसे ही जस्ट एक तरीका था याद रखने के लिए। ठीक है। तो ये ग्लूट और एज ग्लूट दोनों के लिए मैंने यहाँ पे कुछ सिली से डायग्राम बना दिए। ठीक है ना। चलो अब इसको अपन डिटेल में समझते हैं। अब अपन इसको डिटेल में समझते हैं कि आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। तो अगर हम इसे डिटेल में समझें तो अब हम देखते हैं कि ग्लूट वन से लेके ग्लूट फाइव तक कि ग्लूट वन से लेके ग्लूट फाइव तक के जो चैनल्स हैं वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, पहली बात। और उनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो किस किस चीजों पर डिपेंड करते हैं। और वो जो चैनल्स हैं उनकी केएम और उनकी जो एफिनिटी है उसमें आपस में क्या रिलेशन है। तो आओ चलो वो देखते हैं। मैं इन दो डायग्राम को बने रहने दूंगा ताकि हाँ ये पता चल सके कि हाँ ग्लूट कौन सा था और एस ग्लूट कौन सा था। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे चैनल बना रहा हूँ ग्लूट वन। सबसे पहले हम ग्लूट्स की बात कर रहे हैं और उसमें भी ग्लूट वन की बात कर रहे हैं। तो जो ग्लूट वन है ना, बड़ा सीधा साधा सा चैनल है, ये देखो। यहाँ पे मैं बना रहा हूँ ग्लूट वन को। ये शक्ल से मासूम भी लग रहा है। और इसके मैं क्या सीन बनाऊंगा यहाँ पे। ठीक है।
अच्छा, एक चीज और सुनी होगी कि ग्लूकोज लेवल को कौन मेंटेन करता है? ग्लूकोज लेवल को इंसुलिन और ग्लूकागॉन मेंटेन करते हैं। मेनली ग्लूकोज लेवल को ब्लड में मेंटेन करने के लिए इसकी जो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल है उसको कम करने के लिए, उसको एब्जॉर्ब कराने के लिए कौन काम में आता है? इंसुलिन काम में आता है। तो किस चैनल को इंसुलिन की जरूरत है या नहीं है? तो जरा देखो यार, इसके तो मैंने सींग लगा दिए, तो इसको किसी और चीज की जरूरत नहीं, ना तो इसको सोडियम की जरूरत है, ना ही इनको इंसुलिन की जरूरत है। क्यों? अरे इसके पास सींग है, ये खुद से मार देगा, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, मजाक कर रहा हूँ। एक कॉन्सेप्ट वाली बात बता रहा हूँ। देखो यार, जो ग्लूट वन है ना, जो ग्लूट वन है वो पाया जाता है ब्लड में, वो पाया जाता है बी में, यानी कि ब्लड ब्रेन बैरियर में, और वो पाया जाता है हार्ट में। ठीक है ना? तो ब्लड ब्रेन बैरियर में और हार्ट में और ब्लड में, इन तीनों को तो चाहिए ही चाहिए, शुगर चाहिए ही चाहिए। तो इसलिए इसको इंसुलिन इंसुलिन की जरूरत नहीं है, और ये इंसुलिन इंडिपेंडेंट है। ओके। तो ये जो ग्लूट वन है, ये इन तीन जगहों पे पाया जाता है, और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? सोडियम इंडिपेंडेंट है, इंसुलिन इंडिपेंडेंट है। अब इसमें हम और देखते हैं इसके बारे में कि ये जो ग्लूट वन है, ये ब्लड ब्रेन बैरियर को शुगर पहुंचाएगा, हार्ट को शुगर पहुंचाएगा। हार्ट में इसका रेशो जो है काफी कम होता है। दरअसल हार्ट में एक और हम जब चैनल पढ़ेंगे, ग्लूट फोर, उसमें हार्ट ग्लूट फोर हार्ट में ज्यादा होता है। 3:1 होता है। ग्लूट फोर 3 है तो ग्लूट वन 1 है, तो 3:1 का रेशियो होता है। पर यहाँ पर हम ये जानेंगे कि हार्ट में कम उसमें होता है, पर होता है। और ब्लड ब्रेन बैरियर में और हमारे ब्लड में ग्लूट वन प्रेजेंट होता है। ठीक है ना? सोडियम इंडिपेंडेंट है, इंसुलिन इंडिपेंडेंट है, और इसको एटीपी की भी जरूरत नहीं है। ठीक है। तो दैट्स ऑल अबाउट ग्लूट वन। अब बात करते हैं ग्लूट टू की। लेट्स टॉक अबाउट ग्लूट टू। मैं ज्यादा चीजें नहीं मिटाऊंगा, मैं इसी को मॉडिफाई कर दूंगा ग्लूट टू को समझाने के लिए। तो ग्लूट टू की बात करें ना, तो ग्लूट टू की बात हम ऐसे करेंगे कि मैंने इसके पैर मिटा दिए हैं। पैर मिटा दिए हैं क्यों? क्योंकि अब मैं इसे दौड़ता हुआ बनाने वाला हूँ। ये देखो, ये देखो। नहीं, बुरा बनाया। एक मिनट। हाँ, फिर भी बेटर है। तो ये दौड़ रहा है, सपोज कि ये दौड़ रहा है। ठीक है ना? तो मैंने इसे दौड़ता हुआ बनाया। क्यों? क्या मैं बताना चाह रहा हूँ? मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इसका के एम हाई है। इसका के एम हाई है। अगर इसका के एम हाई है तो इसकी एफिनिटी क्या है? इसकी एफिनिटी कम है। लो एफिनिटी, हाई के एम। इनवर्स रिलेशन बताया था मैंने। तो इसकी एफिनिटी कम है और इसका के एम हाई है। और एक और बात, सॉरी, इसकी एफिनिटी कम है, के एम हाई है। और इसके बारे में मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये कहाँ प्रेजेंट है। तो यार, ये प्रेजेंट है लिवर में, ये प्रेजेंट है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में, और हमारे पैनक्रियाज में। चलो, अब थोड़ी बातें और। देखो, वही बात है, इसके सर पे भी सींग है, इसके सर पे भी हॉर्न्स है, इसका मतलब ये इंसुलिन इंडिपेंडेंट है। इसको इंसुलिन की जरूरत नहीं है, इसको सोडियम की जरूरत नहीं है, इसको एटीपी इंडिपेंडेंट है ना? ग्लूट, सारे ग्लूट्स को सोडियम की जरूरत नहीं है, मैं बार बार मेंशन क्यों कर रहा हूँ? है ना? तो इंसुलिन की इसको जरूरत नहीं है, इसको एटीपी की जरूरत नहीं है। दूसरी बात मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो ग्लूट टू है, ये ग्लू टू लिवर, स्मॉल इंटेस्टाइन और पैनक्रियाज में, ये इसकी एफिनिटी कम है। मतलब ये कहना चाह रहा हूँ कि जब ब्लड शुगर लेवल कम होगा ना, ब्लड ग्लूकोज लेवल कम होगा, तो भी ये सिस्टम तो काम करता रहेगा। नहीं, इस चीज को समझो,
इस चीज को समझो, इसकी एफिनिटी कम है, इसकी एफिनिटी कम है। इसका मतलब ये है कि जब ग्लूकोज ज्यादा हो जाएगा, ग्लूकोज जब बहुत ज्यादा होगा, तभी ये काम करेगा, तभी ये काम करेगा, नहीं तो ये काम नहीं करेगा। इसका मतलब जब ब्लड ग्लूकोज लेवल हद से ज्यादा बढ़ जाएगा, तो क्या करेगा, ग्लूट टू ऑन हो जाएगा। और क्या करेगा, लिवर में है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, पैनक्रियाज में, ग्लूट टू लिवर में है, तो क्या करेगा, सीधे सीधे ब्लड के ग्लूकोज को लिवर में ट्रांसपोर्ट करने लगेगा और वहां पे ग्लाइकोजन में इकट्ठा कर देगा। तो ग्लूट टू का काम कब शुरू हुआ, जब ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत बढ़ गया। इसका मतलब ये है कि जो इसकी एफिनिटी है वो कम है, क्योंकि नॉर्मल लेवल में तो ये बाइंड कर ही नहीं पा रहा था। नॉर्मल लेवल में बाइंड कर रहा था पर काफी कम कर पा रहा था। लेकिन इसकी इसकी असली जरूरत कब पड़ी, जब ब्लड में ग्लूकोज बढ़ गया। तो ये बात थी ग्लूट टू के बारे में। अब बात करते हैं ग्लूट थ्री के बारे में। दिस एंड दिस। तो आई होप कि ग्लूट टू समझ आया होगा। इसका मेन फंक्शन ग्लूट टू का लिवर, पैनक्रियाज और स्मॉल इंटेस्टाइन में है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ग्लूट थ्री। तो जो ग्लूट थ्री होता है ना, उसमें क्या डिफरेंस है वो अभी समझ आ जाएगा जब मैं ये करूंगा। ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने इसके और हाथ बना दिए। इसका मतलब इसकी एफिनिटी बहुत ज्यादा है, एफिनिटी बहुत ज्यादा है। और इसके पैर छोटे छोटे हैं। इसका मतलब इसका केएम जो का है वो लेस है, और एफिनिटी यहाँ पे बहुत ज्यादा है, क्योंकि दोनों इनवर्स है। तो एफिनिटी ज्यादा है और केएम इसका कम है। अब हमें बहुत ज्यादा एफिनिटी और कम केएम, इससे क्या समझ में आ रहा है, इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल थोड़ा सा भी है ना, बहुत थोड़ा सा भी है ना, तो भी ये वर्क करेगा। ये इसको इसको वर्क करना मस्ट है, ये तो वर्क करेगा ही करेगा, भले ही कितना ही ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो। तो हमें इसकी जरूरत कहाँ है, हमें इसकी जरूरत है ब्रेन में। नहीं तो हम कोमा में चले जाएंगे अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल थोड़ा भी कम हुआ तो। हमें इसकी जरूरत है ब्रेन में, क्योंकि हमें लगातार एनर्जी चाहिए। भले ही हमने कितनी फास्टिंग कर रखी हो, हमें बाकी हमारे सेल्स को शुगर मिले ना मिले, हमारे ब्रेन को मिलना बहुत जरूरी है। तो ब्रेन को चाहिए, हमारे न्यूरॉन्स को चाहिए, नहीं तो नर्व कंडक्शन हमारा कैसे होगा, हमारे न्यूरॉन्स वर्क कैसे करेंगे। तो न्यूरॉन को चाहिए। और हमारे स्पर्म को चाहिए। स्पर्म को इसलिए चाहिए क्योंकि जब स्पर्म जाएगा, तो उसके साथ साथ ये तो नहीं कि इंसुलिन भी उसको, इंसुलिन भी रहेगा और उसको ब्लड शुगर जो है उसमें आती रहेगी। उसको भी चाहिए, उसको भी लगातार चाहिए एनर्जी, इसलिए उसमें ग्लूट थ्री होता है। ओके। इसके भी मैंने सीन बनाए। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि भैया इंसुलिन की इसको जरूरत नहीं है, इसको एटीपी की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये सारी ये बातें बता ही रहा है। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट, ओके, ग्लूट थ्री कंप्लीट हो गया। अब ग्लूट फोर की बात करते हैं। ग्लूट थ्री समझ में आ गया होगा आई होप कि ये कहाँ कहाँ जरूरी है और क्यों जरूरी है। ग्लूट फोर के लिए मैंने इसे मिटा दिया क्योंकि मैं ग्लूट फोर को अलग तरीके से बनाना चाहता हूँ, ताकि वो समझ आ सके। लेट्स टॉक अबाउट ग्लूट फोर। तो ग्लूट फोर ये रहा। इसकी तो क्यूट सी स्माइल लग रही है। पर मैंने इस बार हॉर्न्स नहीं बनाए। इंस्टेड ऑफ हॉर्न्स, यहाँ पे मैंने इसे पकड़ाई एक स्वॉर्ड। और ये स्वॉर्ड ये बता रही है कि इसके पास एक हथियार है, और वो हथियार है इंसुलिन का। इसका मतलब इंसुलिन ग्लूट फोर को वर्क करने के लिए मदद कर रहा है। इसका केएम
और एफिनिटी दोनों ही मॉडरेट है, ना कम ना ज्यादा, दोनों ही मॉडरेट है। ठीक है ना, ना कम ना ज्यादा। तो इसकी एफिनिटी और केएम तो मॉडरेट है, पर इसके पास एक तलवार है इंसुलिन की। इंसुलिन ही इसे मदद करता है। तो ये इंसुलिन डिपेंडेंट है, ये इंसुलिन डिपेंडेंट है ना। ये इंसुलिन डिपेंडेंट, एटीपी इंडिपेंडेंट है, क्योंकि कोई भी ग्लूट सिस्टम जो है वो फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट है। तो एटीपी इंडिपेंडेंट है लेकिन इंसुलिन डिपेंडेंट है। और ये ग्लूट फोर कहाँ कहाँ होगा? ये ग्लूट फोर होगा हमारी स्केलेटन मसल्स में, हमारे एडिपोज टिश्यूज में, हमारे हार्ट में। अगेन हार्ट में ग्लूट वन भी था, पर वो लेस था। तो हार्ट में 4 और 1 का जो रेशियो है वो 3:1 या फिर 1:3 है, इस तरीके से। ओके। तो हार्ट में ग्लूट फोर का नंबर ज्यादा होता है, ग्लूट वन का नंबर लेस होता है। और इसके अलावा मैं ये बताना चाहूंगा कि ये जो ग्लूट फोर है, ये जरूरी है इन सारे मसल्स के, इस सारे हमारे जो भी मसल्स हैं उनके टिश्यूज में ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट कराने के लिए यही ग्लूट फोर रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अगर हमारी मसल्स को एनर्जी चाहिए तो ग्लूट फोर को वर्क करना चाहिए, और अगर ग्लूट फोर को वर्क करना चाहिए तो इंसुलिन का प्रॉपर लेवल होना जरूरी है। इसका मतलब अगर हमारी मसल में शुगर लेवल कम होता है तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल इंसुलिन है, जो कि हम आगे सीखेंगे हमारे पाथवेज में। और जब हम डिसीज भी पढ़ेंगे, डायबिटीज वगैरह, तो उसमें भी इसके, अगर इसका लेवल कम होता है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस हम सीखेंगे। फॉर नाउ इतना जानना जरूरी है कि ग्लूकोज जो है वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, और साथ ही साथ वो किस पे डिपेंड है, और उसका केएम और उसके एफिनिटी का रिलेशन क्या है, जो कि मॉडरेट है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट ग्लूट, दैट इज ग्लूट 5। ग्लूट 5 को भी मैं ड्रॉ कर रहा हूँ और बताता हूँ कि ग्लूट 5 कैसे डिफरेंट है। तो जो ग्लूट 5 है, लेट्स ड्रॉ दिस। अगेन मैंने हॉर्न्स बनाना शुरू कर दिए, इसका मतलब ये इंसुलिन इंडिपेंडेंट है। ये तो बड़ा क्रेजी सा बन गया मतलब। ओके। तो ये रहा हमारा ग्लूट 5। ओके। तो जो ग्लूट 5 है हमारा, वो प्रेजेंट, पहले पहले उसकी प्रेजेंस देखते हैं। तो ये प्रेजेंट है एंट्रोसाइट। एंटेरोसाइट जो है हमारे इंटेस्टाइन में होते हैं, है ना। एंट्रोसाइट्स हमारे इंटेस्टाइन में होते हैं। तो एंट्रोसाइट्स के साथ ये इंटेस्टाइन में मेनली ट्रांसपोर्ट करता है फ्रक्टोज का। ग्लूट 5 मेनली फ्रक्टोज का ट्रांसपोर्ट करता है। और इसके बारे में और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, बस इसके बारे में इंपॉर्टेंट बात ये है कि फ्रक्टोज का ट्रांसपोर्ट कराता है। क्योंकि फ्रक्टोज का ट्रांसपोर्ट भी हमने देखा था कि फैसिलिटेटेड भी होता है और नॉन फैसिलिटेटेड भी होता है और एक्टिव भी होता है, मतलब फ्रक्टोज हर तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है। और इसीलिए इसी तरीके से जो वो रहता है, तो उसमें क्या होता है कि जो हमारा ग्लूट 5 है वो फ्रक्टोज का ट्रांसपोर्ट करता है। ओके। सो दैट इज अबाउट glutes. Now let's talk about our SGLTs. सो SGLTs जो होते हैं वो सोडियम डिपेंडेंट हैं, और दो टाइप के हैं, 1 और 2। तो हम दोनों को देख रहे हैं। मैं सबसे पहले यहाँ पे 1 ड्रॉ कर रहा हूँ, SGLT 1।
तो यहाँ पे हम इसी तरीके से ड्रॉ कर देते हैं। और यहाँ पे अगेन मैं यहाँ पे क्राउन बना रहा हूँ, जो कि सोडियम का क्राउन है। इसका मतलब इसे सोडियम की जरूरत है। एंड अगेन सेम, यहाँ पे मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये एटीपी डिपेंडेंट है, इसको एटीपी की नीड है, एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट कर रहा है। तो SGLT1 प्रेजेंट होता है हमारे एंटेरोसाइट्स, सॉरी, हमारे एंटेरोसाइट। और इसके अलावा एपिथेलियल ऑफ इंटेस्टाइन, वो भी ल्यूमिनल साइड पे, ल्यूमिनल साइड। एक मिनट, इससे क्या समझ में आ रहा है? इस ल्यूमिनल साइड से क्या समझ आ रहा है? इसका मतलब हमारी इंटेस्टाइन का सपोज ये सेल है, और यहाँ पे ल्यूमेन है, और यहाँ पे लेट से ग्लूकोज आया है, तो ये इसे इस तरीके से एक्टिव ट्रांसपोर्ट करके अंदर कर लेगा। और ये सोडियम डिपेंडेंट है, इस तरीके से, इस तरीके से टर्न होगा, और ये इसे ट्रांसपोर्ट कर लेगा। तो इसका मतलब ये क्या कर रहा है, ये यहाँ पे क्या कर रहा है? एब्जॉर्प्शन। तो SGLT1 का काम हो गया एब्जॉर्प्शन का, ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन का काम। नाउ लेट्स टॉक अबाउट SGLT2। तो SGLT2 के लिए भी मैं वही सब कर रहा हूँ, इस तरीके से मैंने इसे ड्रॉ करा है। ऊपर क्राउन है Na का, एंड अगेन दीज आर दी हैंड्स एंड also driven by ATP. Now, this is present in your PCT, proximal convoluted tubule in your nephron. मतलब ये इस तरीके से आपका नेफ्रॉन है, और फिर ये है लूप ऑफ हेनले है, एंड देन फिर डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और फिर डक्ट, और फिर एब्जॉर्प्शन। बट हियर इज योर प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, कि जो भी ग्लूकोज आएगा वो उसको रिटेन रिटेन कर लेगा, रीअब्सॉर्ब कर लेगा यहाँ पे, और वापस वो जो है हमारे ब्लड में आ जाएगा। तो इसका कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल ऑलरेडी हाई है, तो क्या होगा? ये सारे जो एस जी एल टी है वो क्या होंगे? सैचुरेटेड होंगे सारे के सारे एस जी एल टी। और जिस कारण जो है ग्लूकोज वो वापस ब्लड में नहीं आ पाएगा, और वो यूरिन के थ्रू जाएगा। और एक और कंडीशन, ग्लाइकोसो ग्लाइकोसो यूरिया डेवलप हो जाएगी। तो दिस इज ऑल अबाउट SGLT1 and 2। आई होप ग्लूट एंड SGLT आपको समझ आया होगा, जो कि एक शॉर्ट डिस्कशन था। और क्योंकि इसके बाद मैं सीधे डिसीज शुरू करूंगा, फिर मेटाबॉलिज्म के बारे में बताऊंगा। बट ये ट्रांसपोर्ट के बारे में पता होना चाहिए, ताकि जगह जगह पे एब्जॉर्प्शन जब हो रहा हो तो समझ में आए। ओके, सो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बट हाँ, जाने से पहले यार प्लीज सब्सक्राइब कर देना चैनल को, शेयर कर देना और लाइक कर देना, क्योंकि जो तुम लोग थंबनेल पे कैट्स देखते हो वो उनको बहुत मनाना पड़ता है, और मुझे उन्हें पैसे देने पड़ते हैं, तो प्लीज ओके डन। सो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय।